खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। कुछ खबरें रन डाउन और फिर इस पर बात करते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम स्टेटमेंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। बानी PTI की रिहाई के लिए बड़े, अब तो आरिफ अलवी साहब भी बड़े मुतहरक हो चुके हैं और बड़ी उम्मीदें लग गई हैं जब से कुछ ट्वीट्स और कुछ ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई और फिर उसके जवाब में भी हमने हमारी वजारत खारजा की तरफ से भी एक बात हुई और आज कैबिनेट में भी PM साहब ने बड़े बजा तौर पे कहा कि हम बैरूनी मुदाखलत को हम जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर ये क्या मामला है, ये क्या चेंज ऑफ हार्ट्स हो रहा है, किस सिलसिले में बात करेंगे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में कोई समझौता नहीं होगा, हमें ये कहने की ज़रूरत क्यों, हम कभी भी नहीं करेंगे और कोई समझौता कर भी नहीं सकता यहाँ पे जो है। इसलिए मेरे ख्याल में इस पर बात की मुझे समझ नहीं आ रही। 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, इसकी समाअत कब होगी? मियाँ साहब, ये एक हंसी है, एक रोलर कोस्टर राइड है जिस पे लगता है हम वतन अजीज़ और इस मुल्क की सियासत है। हालांकि यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, कि सफ़र कोई नहीं हो रहा, वहीं पे हिलते जुलते जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, पहली तो बात ये मियाँ साहब कि क्या इख्तियारात हैं जो गवर्नमेंट इन प्लेस है, अगर ये मुआहदे ये बात मान लेती है, 26 तरमीम पे बात मान लेती है, ये मान लेती है जी कि फॉर्म 47 भी निकाल दिया जाए, तो क्या वो खैर से अपना सियासी गला काट के, सर काट के तश्तरी में रख के पेश कर देंगे PTI को? तो क्या सेंस है? आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्या कहानी क्या है, कुछ थोड़ा सा हमें समझाएं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब देखें कायद साहब, अगर तो मुज़ाकरात पे जो मुतालबात हैं उन पर आया जाए तो नहीं कहा जा सकता कि ये मुज़ाकरात फौरी तौर पर कोई हल निकलेगा, क्योंकि जो उसमें मुज़ाकरात के पॉइंट्स हैं, जो मुतालबात हैं, उसमें क्या 26वीं आइनी तरमीम पर हुकूमत ये मान जाएगी कि वो पीछे हट जाएगी? क्या 9 मई के मुजरमान जो हैं जिनको सज़ा मिल चुकी है, या आगे जो तफ्तीश का अमल जारी है और उसमें आपने देखा कि किस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, उस पर हुकूमत जो है वो जो बैकफुट पे आ जाएगी? इस तरह के जो मामला दीगर हैं, जिसमें 26 नवंबर का मामला है या मैंडेट की वापसी का मामला है, इस पर तो बिल्कुल टस से मस होते हुए कोई भी नज़र नहीं आ रही हुकूमत, और ना हुकूमत के हाथ में कोई इस हवाले से इख्तियारात हैं। कल भी गारंटी की बात होती रही और दोनों तरफ से तो मियां साहब एक मुझे और बात समझाएं ना, एक कुछ नहीं, लेकिन एक मुझे और बात समझाएं। पहले मैं आरिफ अलवी साहब का आपको 60 सुनवाता हूँ, मगर पहले एक सवाल भी छोड़े जाता हूँ। हुजूर, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? कौन से काम रुके हुए थे गालिबे खस्ता के बगैर ये मुआहिदा करने की? क्या सिर्फ ऑप्टिक्स हैं? मगर पहले सुनिए क्या फरमा रहे हैं जनाब आरिफ अलवी साहब। 1-1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया है। जी ये कहां से? साबिक सदर पाकिस्तान है और PTI के यानी डाई हार्ट हम सपोर्टर भी कह सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं मियाँ साहब, और ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? कायद साहब, कुछ तो है इसमें। पता क्या बात क्या है, आज आरिफ अलवी साहब ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सितारे जो हैं आपस में मिल रहे हैं और वो सितारे जो हैं वो एक नवीद ला रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द अज जल्द जो है वो अपनी जगह पर वापस आया जाए। इसमें बात तो कुछ है। हमने जो सजाद बरकी साहब का भी इंटरव्यू सुना और उस हवाले से कुछ शवाहिद भी मिल रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं ट्रंप से हमारी मुलाकातें हो रही हैं और जो जुल्फी बुखारी हैं वो भी इस हवाले से सरगर्म हैं, और वो ताकतें और वो लॉबीज़ जो हैं वो सरगर्म हैं, वहाँ तक जो है बात पहुँच चुकी है और मुख्तलिफ ज़राए से बात जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से पहुँच चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। दबाव भी बढ़ रहा है। आपने देखा जो मुख्तलिफ दबाव आ रहे हैं वो इस वक्त क्यों आ रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं आए, और दबाव जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। इनमें कुछ ना कुछ तो लग रहा है। आज बानी PTI ने जो मुलाकात की बुशरा बीबी से और गौहर अली खान से, उसमें भी ये देखने में आया कि उनका जो एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता था वो सख्त मौक़िफ़ नहीं था। जो खबर बाहर निकली है उसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, नताइज जल्द निकलने चाहिए। मुझे लगता है कि हुकूमत पर बैरूनी दबाव जो है बढ़ रहा है, तो इस हवाले से अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए कायद साहब, तो आज जो साबिक सदर हैं वो आरिफ अलवी कोई आम शहरी नहीं है, आम लीडर नहीं है, साबिक सदर हैं, उनके पास बहुत सी मालूमात थी, पहले वो सुप्रीम कमांडर रहे हैं और वो सियासत के सरबराह रहे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो मामलात हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी साहब को अगर ये बात उन्होंने कही है और जो आज बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड कही है
तो वो उन्होंने एक और बात कही है कि इमरान खान जो है वो हाउस अरेस्ट की तजवीज़ ना माने। उनको ये बात किसने बताई कि उनको हाउस अरेस्ट की तजवीज़ दी जा रही है? कुछ ना कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं तो बात चल रही है। और बुशरा बीबी आज क्या पैगाम लेके गई थी बानी पीटीआई के पास? जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी मुलाकात होती है 1-2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर से, और आज बुशरा बीबी जो हैं वो बानी पीटीआई से मिलने जाती हैं, मुज़ाकराती टीम नहीं मिलती, और आज उनको वो पैगाम के देने के बाद बानी पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो कूल हो जाता है। तो इसमें कायद साहब समझने वाले ज़रूर समझते हैं कि कोई ना कोई मामलात ऐसे चल रहे हैं, और ज़राए ये कहते हैं कि बर्फ़ पिघली है। ज़राए ये भी कहते हैं कि वज़ीर दाखिला और मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी उसमें भी पैगाम रसानी थी, और बुशरा बीबी के आज मुलाकात में भी पैगाम रसानी थी। और यही मामला है कि आज मामलात अच्छे ठीक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी 2025 तक कुछ ना कुछ बड़ा होगा, और उस हवाले से क्या होगा? क्या बानी पीटीआई जो हैं वो पेशावर जाएंगे, बानी पीटीआई बनीगाला जाएंगे, बानी पीटीआई वहीं रहेंगे? वो साहब मेरी खबर ये है कि वो फैसला होने के बाद भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो भी बानी पीटीआई को मिलना चाह रहे हैं, वो बनीगाला में उनसे मुलाकात करने चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ को तजियाकारों को ने मुलाकात हुई है उनको कैसे पता चला कि मियां नवाज शरीफ बनीगाला में मिलेंगे और बनीगाला में मिलना चाह रहे हैं? वो इसलिए कि कुछ ना कोई इसके बैकग्राउंड पे चल रहा है। और जो कल मुज़ाकरात की पहली नशिस्त हुई थी उसमें भी बहुत से इशारे मिले हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस हवाले से ये कहा गया कि हम आपस में बैठ के ये बात करेंगे। और जब ये गारंटी की बात आई कि इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी कौन देगा, दूसरी जानब से आई कि बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा, तो इसलिए हमने आपस में बात मियां साहब एक बात तो तय है। तो कायद साहब मुझे लग रहा है और मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि 31 जनवरी तक कम अज़ कम मामलात इस सतह तक ज़रूर पहुँचेंगे कि आलमी दबाव जो है, जो मुमकिन तौर पर मौजूद भी है और जो मुमकिन तौर पर आने भी वाला है, उसको जो है वो कम किया जाने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम होने। नहीं मियां साहब एक बात तो मैं आपको बताऊं, एक बात तो तय है, अगर कहीं जो बानी हैं जनाब पीटीआई के, अल्लाह करे हमें भी इजाज़त मिल जाए कि कहीं नाम हम उनका पूरा ले लें। अब सवाल ये है कि वो अगर बज करते हैं, पीछे 2 कदम भी हटे, तो जो उनका एक बना हुआ है, औरा बना हुआ है, एक उनकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है, वो तो बक से उड़ जाएगी। अगर किसी जगह पर वो आके कंप्रोमाइज़ कर देखें, ये तो फिर कैच 22 वाला मामला है ना, कि अगर वो आके जो है वो कोई पीछे हटते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, या इनके साथ हाथ मिलाते हैं, या अपने जो बुनियादी जो उनके मुतालबात थे 26वीं तरमीम का, वो फॉर्म 47 का, या वो जो लोग अंदर हैं पकड़े हुए हैं वो जो उनके मुताबिक बेगुनाह हैं, तो उससे अगर वो कदम पीछे हटाएंगे और वो कोई एक रिकॉन्सिलिएशन या रेप्रोचमा करते हैं, तो उसके बाद उनकी वो पॉलिटिकल पोजीशन तो नहीं रहेगी। तो क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना अरसा जेल में बड़ी तकलीफें काटी उन्होंने, उनके लोग जो हैं वो जान से भी गए, ज़्यादा या कम ये तो तारीख ज़रूर बताएगी, क्योंकि ये छुप के नहीं रहेगा, तो फिर क्या वो ये कीमत देने को तैयार नज़र आते हैं आपको मियाँ साहब? मेरी आवाज़ शायद मेरा ख्याल में मेरी आवाज़ मियां साहब तक नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा यही कहूँगा, और यही कैच 22 का सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ वो क्या कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, और दूसरी तरफ हम देखें तो जितना सख्त जो इमरान खान साहब के मुखालिफ क़ुव्वतें थीं, वो जो कोई भी हों, जो उनका, और आज भी मैं एक और टीवी पे बैठा था, तो बयानियाँ वही है, वो तमाम जो आप कह लें कि हुकूमत दोस्त दानिश्वर या कमेंटेरियट है, वो जो बातें कर रहे हैं उनको तो देख के लगता है कि कोई बर्फ़ वगैरह नहीं पिघली। मैं अभी थोड़ी देर पहले मुनीफ फारूक साहब के प्रोग्राम में बैठा था, तो वहाँ वो जो बातें कर रहे थे, इंतशारी टोला, फितना, फलां, वो तमाम फ्रेज़ियोलॉजी जो कि बड़ी अच्छे तरीके से और बड़ी महारत से बनाई गई थी, वो तो चल रही है उनके बारे में। और वो अगर वो चल रही है तो फिर ये क्या हो रहा है, किस तरीके से किसने मजबूर किया है, ये जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है इस वक्त, इनको किसने मजबूर किया है कि आप बात करें उनसे और बात करके एंगेज करें। तो फिर क्या मेरे ख्याल में जब मियाँ साहब से हमारा राब्ता बहाल होता है तो हम यही बात उनसे पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ एक यानी एंगेज करने की बात है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सारे सवाल पूछेंगे कि ये मैच एंगेज करना है या ये एक फॉल्स डान है, एक झूठी सुबह है,
PTI के लिए, या इसके कोई मतालिब हैं? क्या बात है, क्या सिलसिला है? इस पर बात जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, मैं यही बात कर रहा था अभी इस ब्रेक से पहले कि ये जो अपना ये कैसे, ये तो मुझे ना एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट लगती है, ऑप्शन चॉइस लगता है कि जनाब ये अब अगर मैं मिसाल देता हूँ, माशाल्लाह जितने शफाफ इलेक्शन हुए, जितनी उजली किस्म की यहाँ लेजिस्लेशन हुई, अगर ये कोई कहानी आगे बढ़ती है या ये सारे पलंदे खुलते हैं तो भाई इसमें तो फिर सिर्फ यही नहीं कि जिन्होंने 9 मई किया है उनके हेड रोल्स कर रहे हैं या करेंगे, तो फिर तो बाकी लोग भी किसी न किसी घेरे में आ ही जाएंगे। सिर्फ तो ये क्या, मैं तो अभी तक ये सोच रहा हूँ कि ये मुझे कोई यानी किसी आगे बढ़ते हुए मुज़ाकरात लगने की बजाय दोनों पार्टियां या एक पार्टी गेन कर रही है या एक पार्टी टाइम गेन कर रही है और दूसरी जो है वो खिला रही है दूसरी पार्टी को। मुझे तो ये मेरी फीलिंग है, गलत है तो आपको जरा जरूर खोल के बताइएगा। देखें काजी साहब, मैं पहले भी हम जो बात कर रहे थे, असल में बात यह है कि जो मुज़ाकरात हैं इसका जल्दी हल तो नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा, लेकिन जो 2 तारीख की बैठक है इसमें एक पार्शल हल जो है वो जरूर नजर आ रहा है। उसमें कुछ ना कुछ जरूर है काजी साहब। वो इसलिए कि जो बातें आप सामने आ रही हैं वो कोई अफवाहें नहीं हैं, वो हकीकत का रूप जो है वो धारती जा रही हैं। और उसमें जो लोग जो है वो गुफ्तगू मुख्तलिफ कर रहे हैं वो आम लोग नहीं हैं, वो जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पर, बड़े ओहदों पर रहे हैं। और जो इंटरनेशनली जो प्रेशर आ रहा है, आपने देखा कि इन दिनों प्रेशर जो है वो हर तरफ से आ रहा है, बढ़ रहा है प्रेशर, और दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। हर दिन में उसमें कोई ना कोई इजाफा होता है, कमी नहीं हो रही। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मामला है, और ये अब बर्फ जो है वो भी पिघल रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो मुलाकातें हो रही हैं और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो भी पहले से नरम हो रहा है। हालांकि आज उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो वापस नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रखें और इसका जल्दी से जल्द रिजल्ट निकालें। अब जल्द अज जल्द जो वो रिजल्ट चाह रहे हैं, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि हुकूमत पर इंटरनेशनल दबाव जो है वो बढ़ रहा है। तो इमरान खान को कौन बता रहा है कि उन पर जो है वो इंटरनेशनल दबाव है और कहां से है? और इमरान खान को जो पैगामात मिल रहे हैं बुशरा बीबी की जानिब से, गौहर अली खान की जानिब से, और दूसरा जो वजीर दाखिला की मुलाकातें जो हैं वो अलीमीन गंडापुर से हो रही हैं, उसमें भी तो कोई पैगाम रसानी हो रही है। यही वजह है कि कल जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी जो बैठक हुई वो बड़ी गैर सगाली बैठक थी। उसमें जो बातें हुई वो दोनों तरफ से बड़ी नरम बातें हुई, और उसको आप देखेंगे कल से लेकर अब तक जो बयानात हैं वो भी ऐसे बयानात नहीं है। आज इमरान खान ने जो बाकायदा तर्जमानों का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया है कि जो मुज़ाकरात के हवाले से तर्जमानी कौन करेगा, हर कोई उस पर बात नहीं कर सकता। साहबजादा हामिद रजा उनका नाम उन्होंने लिया है, और दूसरी जानिब इंटरनेशनल अफेयर्स है। मुझे एक और बात बताएं मियां साहब, एक और बात बताएं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहती है उसने वारंट जारी कर दिए हैं, किसके? वारंट जैसे अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में वारंट भी कह देते हैं, वो उसके नेतान्याहू के। उसको कोई पूछ नहीं रहा, और हाँ पूछना चाहिए, लेकिन ये एकदम से यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को ये जो बयान दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर फिर हमारे कल हमने बात की, हमारे साथ में जनरल जायद थे, उन्होंने भी हमें रिटायर्ड उन्होंने बताया था कि जी ये क्यों है, क्योंकि हमारा तो जो एटमी प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक इसलिए है कि पहले बम उन्होंने फोड़े, हमने तो जवाब में फोड़े। अब बम ना फोड़ते हम तो हमारा भी इन्होंने जो है वो बना देना था गजा या इराक या सीरिया। तो ये एकदम से क्या एक ये इसको जो हल्के हैं इस्लामाबाद में, जो जानने वाले हल्के हैं, वो इसे कैसे रीड कर रहे हैं कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस। ये तो हो नहीं सकता कि हम अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करें या किसी के हवाले करें, ये तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता हमारे यहाँ, चाहे वो सियासतदान हो चाहे हमारा मुल्क हो। तो इस पर ज़रा बताइएगा कि ये क्या है, इसको कैसे रीड कर रहे हैं जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं या वहाँ जो हुक्मरान हैं। देखें काजी साहब, इस पे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैंने बहुत से हवाले भी निकाले हैं। अब यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका हो या बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन ने तो इतवार वाले दिन जो है वो एलामिया जारी कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस को सजाएं मिली हैं, ये कोई ICCPR का मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल उसका 14 है उसकी खिलाफ वर्जी है, GSP+ की खिलाफ वर्जी है।
तो बरतानिया ने भी बयान दे दिया, अमेरिका ने भी बयान दे दिया कि इसमें जो है वो आइन और कानून के तकाजे पूरे नहीं होते, इसमें बुनियादी हकूक़ के तकाजे नहीं पूरे होते। ये जो बयानात आ रहे हैं कायद साहब, ये बयानात अहमी नहीं है। और दूसरी जानिब एक तो बयान ये है फौजी अदालतों के हवाले से, दूसरा बयान जो है वो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से हैं, तीसरा बयान जो है वो जो मुबहम बयानात जो आ रहे हैं और जो बातें हो रही हैं कि मुलाकातें हो रही हैं ट्रंप से और उनके जो मशीरे ख़ास हैं उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं, तो ये इनको इकट्ठा मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पर प्रेशर है और इस प्रेशर से रियासत को निकलना है। अब इन बयानात पर अगर रियासत का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, रियासत ने कहा है कि हम प्रेशर कबूल नहीं करेंगे। वो इसलिए कि अगर देखा जाए तो क्या बरतानिया ने ऐसी सजाएं नहीं दी? मैंने कुछ हवाले निकाले हैं कि अमेरिका में भी, बरतानिया में जो आपको याद होगा कायद साहब के 29 जुलाई 2024 को साउथ पोर्ट के इलाके में नस्ली फसादात हुए थे, उसमें 200 अफराद जो हैं वो फौरी तौर पर गिरफ्तार किए गए, जिसमें कमसन बच्चे भी थे और उनमें से 54 मुजरमों में से 47 को बाकायदा तौर पर फौरी सजा दे दी गई और उनमें से जो है वो 5 नाबालिग लोग अफराद वो भी शामिल थे। अमेरिका में भी जो हमला हुआ था कैपिटल हिल पे, तो उसमें भी 1500 अफराद को फौरी तौर पर सजाएं दी गई थी। और कायद साहब आपको यह भी याद होगा कि जो जॉर्ज बुश था उसका जब ज़माना आया था तो उसमें जब लोगों को पकड़ा गया था, सिविलियंस को, और उसके ट्रायल जो है वो ग्वांतानामो बे में मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स जो हैं उन्होंने किए थे और उन पर उनको सख्त सजाएं दी गई थी। क्या पाकिस्तान ने अंदरूनी मुदाखलत की थी? क्या पाकिस्तान ने उस वक्त मजम्मत की थी? क्या हमने उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की थी? हमने तो ये हर दफ़ा हर जगह पर सराहा है कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो शरपसंद हैं, जो मुजरमान हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आपने सब देखा कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनमें 1.5 साल जो ट्रायल चला है और 1.5 साल के ट्रायल के बाद जो है वो सजाएं दी गई हैं और उसमें जो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो तमाम तर मराहिल जो हैं वो तय किए गए हैं। तो रियासत का ये मौक़िफ़ है ख़ास तौर पर कि इन रियासत ने इसको मुदाखलत करार दिया है और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है और रियासत का कहना है कि ये सहूनी कोशिश है और वहाँ से प्रेशर जो है बिल्ड हो रहा है। और गोल्ड स्मिथ का भी नाम लिया गया है कि गोल्ड स्मिथ की जानिब जो है प्रेशर बिल्ड। मियाँ साहब देखे ना, मुझे याद आ रहा है जो फैज़ साहब ने एक नज़म लिखी थी, हम जो तारीख राहों में मारे गए। देख मियाँ बीवी को फांसी लगी थी अमेरिका में, एक वो उन पर यही आर्टिकल 6 और उनके हिसाब से वो था। लेकिन जुल्म तो जहाँ भी हो जुल्म है, यहाँ हो जुल्म है, वहाँ हो जुल्म है, और रूल ऑफ लॉ जहाँ भी हो वो ठीक है। मगर मियाँ साहब वो हमसे पूछ सकते हैं ना, हम उनसे पूछ नहीं सकते। ग्वांतानामो बे में जो हुआ वो आपके सामने है, आज गजा में जो हो रहा है आपके सामने है। मगर सवाल ये है कि एकदम से उन्हें क्या 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 ज़रूरत पड़ेगी उनको कि जो है ये अमेरिकी पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं और जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहने की आखिरकार ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग, ये तो सेल्फ एविडेंट है, इस पे तो कोई नहीं कर सकता ना हम करेंगे, क्योंकि यही दैट इज़ द ओनली पासपोर्ट टू सेफ्टी। वरना तो यहाँ इंडिया या जो दूसरे मुल्कों का यानी जो उनकी है हमारे हवाले से, तो ये इनको क्यों कहना पड़ रहा है? ये प्रेशर क्या है? और क्या ये जो हमारे प्रोग्राम हैं इकोनॉमिक, इससे कोई इसका ताल्लुक है? ये दोनों सेपरेट इश्यूज हैं मियाँ साहब। कायद साहब देखें, इसका ताल्लुक है और मुझे लग रहा है कि IMF का जो आगे वफ्द आएगा वहाँ भी इस तरह के खदशात जो हैं वो मौजूद हैं और ज़राए कहते हैं कि वहाँ पर भी पाकिस्तान को एक सख्त मौक़िफ़ का सामना करना पड़ सकता है। असल में मसला कायद साहब दिफाई पोजीशन का है। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, वो तो खालिस्तन दिफा के लिए बनाया गया है और दिफाई पोजीशन के लिए बनाया गया है। लेकिन जो एक बगल बच्चा अमेरिका का जिसको इजराइल कहते हैं, वो इसको असल में उसको सबसे बड़ा ख़तरा है। उसको ख़तरा ये नहीं है कि हम उस पर हमला करेंगे, उसको खतरा यह है कि जो उसमें अपने मजमूम इरादे और मजमूम मकासद वो पूरा करना चाह रहा है मशरक़ वुस्ता में, ईरान के साथ और इस पूरे खित्ते में, उसको ये जो है डर है कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ इंडिपेंडेंट मुल्क है बल्कि वो एटमी ताकत रखता है और हमारे पास उस रेंज के मिसाइल, इसमें कोई शक नहीं मौजूद है इंडिया क्योंकि हमारे पास जो है इंडिया के दफा के लिए मिसाइल मौजूद हैं और उनको अपना खतरा है कि कहीं हमारी तरफ सीधे ना हो जाए। वो क्यों सीधे होंगे? जब हमें कोई किसी से खतरा होगा, जब पाकिस्तान के ऊपर जो अगर कोई खुदा न खास्ता जारहियत मुसल्लत की जाएगी तो बिल्कुल पाकिस्तान अपने दिफा का हक जो है वो महफूज रखता है और दिफा करेगा भी और करके भी दिखाया। सरप्राइज आपको याद होगा 2010 में जब इन्होंने फौजियां इकट्ठी की थी, गालिबन 2010 ही था,
तो ये हमारे पास तो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से हमारे क्या थे, वो जो परमानेंट मंदूब थे उनसे पूछा गया था वहाँ पे, तो हमने कहा भाई और उसी वजह से जंग जो है वो अवर्ट हुई थी, वरना चौथी पांचवी जंग हो जानी थी इंडिया के साथ। जब हमने कहा कि जनाब ये हमारे पास तो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हम उन्हें ही कहते हैं जो ख़ास एरिया में ज़िंदगी और हर किस्म की चीज़ जो है वो खात्मा कर देते हैं। तो बात ये है कि ये सारे का सारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है ये तो आपने बनाया। पहले 2 बम आपने मारे जापान पे, और उसके बाद जो है बम वाहिद सिक्योरिटी की एक बन गया, और जिनके पास ये बम नहीं थे उन्होंने उनके साथ क्या गुजरी। तो इस पे तो हम दो बातें नहीं कर सकते। मगर मियाँ साहब एक बात तो है, वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। असल मसला तो ये है ना, हम अपना हाउस को ऑर्डर में नहीं करते और बाहर हम लोगों को कहते हैं कि आके हमसे मुदाखलत करो। तो ये भी मेरे ख्याल में इस पर भी हमारे लोगों को गौर करना चाहिए। तो बहरहाल जो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ने ली है वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है और बिल्कुल यही हमारी। लेकिन कायद साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जो पोजीशन ली है अपनी जगह है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, आवाम को, कौम को बताना चाहिए कि प्रेशर कहां से आ रहा है, प्रेशर क्यों आ रहा है और कौन प्रेशर पाकिस्तान पर जो है वो डाल रहा है। क्या इजराइल प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, उसके पीछे हकायक क्या है, उसके पीछे जो है वो असल साजिश है क्या, या उसके पीछे जो मुहरकात हैं वो सामने आने चाहिए ताकि कौम को पता चले कि जो प्रेशर डाला जा रहा है क्या वाकईतन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से उनको तकलीफ है या कोई तकलीफ और है जिसका बहाना ये बनाया जा रहा है, या मामला जो हैं वो इकोनॉमिक साइड पे भी जा रहे हैं। ये तमाम तर मामलात में कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर होता है कायद साहब, ये रियासत का सरबराह होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जब वो ये कहता है कि हम समझौता नहीं करेंगे, इसका मतलब है उसके पीछे कुछ है। नहीं, तो अगर उसके पीछे कुछ है तो उनको कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। वो तो हम ये कहेंगे जी, और हम बार बार कह रहे हैं कि इस पे तो हम बात कोई नहीं करेंगे। या पूरी दुनिया के न्यूक्स खत्म कर दो, कोई ऐसी दुनिया तख्लीक कर लो रातों रात कोई मैजिक वैंड के जरिए, फिर तो वो अपनी बात है। लेकिन मियाँ साहब बात एक और तरफ भी लेके आते हैं ना, जरा ये देखें, जब आप 24 प्रोग्राम लेंगे माल सारे हड़पू हो जाएगा, नीचे आना एक नहीं लगेगा। उसके बाद जो है वो अब देखें ना मसला, हाँ हमारी दस्ते नगर होने की क्या वजह है? कभी आपने देखा कि किसी और दुनिया के वज़ीर आज़म ने हमारे यहाँ भी अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हों? तो बात यह है कि हमें उन तमाम बातों पे बात करनी चाहिए कि व्हाट वीकन्स अस, एक इतनी बड़ी कौम को क्या चीज़ें वीक करती हैं। तो इसमें ये मेरे ख्याल में हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हमें इस पे किसी नौ का किसी तरीके का कोई समझौता यकीनन नहीं करना चाहिए। मगर ये आपकी बात ठीक है कि कौम को एतमाद में लें, क्योंकि कौम देखें ना, जब बड़े वाक़यात होते हैं, कल डॉक्टर इकराम साहब हमारे पास आए थे, वो बता रहे थे कि इंडिया जब इकनॉमिक प्रेशर में आया तो उसने अपने अवाम से मदद मांगी थी, गोल्ड मांगा था, जो बाद में वापस भी उन्होंने किया। तो आज हम एक इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में हैं, तो अवाम को एतमाद में ले लिया करें, उसको अंधेरे में ना रखा करें। बहरहाल मियां साहब आपने बहुत हमें एनलाइटन किया इन बातों पे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये थोड़ा सा इन मुज़ाकरात की तरफ अब आते हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो कोर्ट में चैलेंज हुई है, इसकी क्या तफसील है आपके पास? देखें कायद साहब, एक चैलेंज नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम पर 8 दरखास्तें इस वक्त तक आ चुकी हैं, और वो दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों ने भी दी हैं। उसमें जमात इस्लामी की दरखास्त भी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की भी दरखास्त जो है वो मौजूद है, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ बाकी जमातों की दरखास्तें भी मौजूद हैं। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो केस सुना जाएगा वो तो आईनी बेंच में सुना जाएगा, और वो आईनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा, और उसमें ही इसका पता चलेगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो किस तरफ ऊंट जो है वो किस तरफ बैठता है। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट्स के दरखास्त भी है और 8 सदूर की जानिब से भी मियां साहब चले इसको हम आखिर में बात करते हैं, इस पे हमने इसको स्लॉट कर रखा है अपने आखिरी सेगमेंट के लिए। अब ये वहाँ जाएगी, देखेंगे वहाँ इसके क्या मुस्तकबिल और क्या मुस्तकबिल नहीं होता, मगर ये एक मसला तो रहेगा, फैसला इसका जो भी आ जाए ये मसला तो बना रहेगा। तो क्या कोई क्रैकडाउन की बातें भी हो रही हैं किसी हवाले से या कोई इस तरह? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ गुफ्तगू जो हो रही है इस वक्त, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स टीवी टॉक शोज़ पे हो रहा है, तो वो लैंग्वेज तो गवर्नमेंट के तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अपेरेंटली हैं या लेटेंटली हैं, वो यही पोजीशन ले रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर कोई है बात हो रही थी कि इस पर कोई मज़ीद ज़रूरत है या किया जाएगा कोई क्रैकडाउन, ऐसी खबरें हैं आपके पास?
जी बिल्कुल काजी साहब, बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और जो बैरून मुल्क हमारे वहाँ लोग बैठे हैं और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत वहाँ प्रापोगंडा करते हैं और इदारों के ख़िलाफ़ गलत प्रापोगंडा करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक बड़ा क्रैकडाउन वहाँ हुकूमतों से बात की जा रही है और वहाँ उन पर भी हाथ डाला जाएगा। और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सख्त प्रापोगंडा जो क्रैकडाउन है वो होने जा रहा है। पीका एक्ट के तहत और दीगर जो लास हैं उनको मौसर बनाया जा रहा है और उस हवाले से मुख्तलिफ जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और तमाम तर सबूतों के तहत ठोस शवाहिद के तहत केसेस जो हैं बनाए जा रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद ने आज भी कुछ नोटिस जारी किए हैं, 11 नोटिस जो हैं वो आज जारी किए हैं, मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। अफवाहें भी चल रही थी यूट्यूबर्स वो अफवाहें भी चल रही थी कि हमारे दोस्त जो हैं उन्हें डिटेन किया गया, शायद गलत या सही। आफ्ताब इकबाल साहब बड़ा नुमाया नाम है टीवी का और मज़ाहिया प्रोग्रामों के हवाले से, और एक आध नाम की और भी बात हुई और बाद में मेरे ख्याल में कुछ क्लैरिटी आ गई या उन्हें बाद में रिलीज़ कर दिया गया। ये इसी का हिस्सा है या कोई और हवाला था? कुछ खबर है आपके पास? देखिए काजी साहब, इस हवाले से वो मुख्तलिफ खबरें हैं और मुख्तलिफ जो आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में मुख्तलिफ खबरें हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे वीलॉग्स किए थे और ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोपेगेंडा किया था जिसको प्रोपोगेट ही कहते हैं कि उन पर जो है वो कानून की दस्तरस में आ गए। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ मामलात ऐसे थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर उनके और वहाँ पर लोग मुद्दई बैठे हुए थे, उन्होंने ये मामला किया और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी आ रही हैं कि जिसमें उनको गिरफ्त में लिया गया था। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है वो उस पर जो है वो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन में लाने की कोशिश पूरी की जा रही है और इस हवाले से मुख्तलिफ लॉज जो हैं उनको भी एक्टिव किया जा रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि यहाँ से कुछ लोग बैरून मुल्क जाने की तैयारियों में भी हैं ताकि यहाँ से वो बाहर जाकर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शुरू करें, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो सकें जो यहाँ पर की जा रही हैं। और सोशल मीडिया को बिल्कुल इस हवाले से मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन करके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाया जाएगा और यहाँ पर सोशल मीडिया में वही चलेगा जो रियासत के कवानीन के मुताबिक होगा, और जो रियासत के कवानीन के मुताबिक नहीं होगा, रियासती इदारों को बदनाम करने के हवाले से होगा और जो अफवाहें फैलाने के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से होगा, उन पर जो है वो सख्त तरीके से रियासत जो है वो आएगी। और इस हवाले से मुकदमा दर्ज भी कर लिए गए हैं और मुकम्मल ठोस सबूतों के साथ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में काजी साहब आप देखेंगे कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो कानून के निर्गे में आने वाले हैं। चलें मियाँ साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वाकई हम ज़रा तफसील से बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। जो 8 आई हैं उनको ज़ाहिर वो इकट्ठा कर देंगे और वो फिर उसे वही बेंच क्या सुनेगा जिस बेंच के यानी 26वीं आइनी तरमीम जो है उसी के नतीजे में तो ये बेंच वगैरह और सब कुछ बना था, तो उसको चैलेंज किया जाएगा उसी बेंच के सामने जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया था। तो ये भी एक ये क्या पैराडॉक्स होगा, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें मुमताज़ साफ़ी जनाब इमरान वसीम साहब ने ज्वाइन किया है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब बात तो हम करेंगे ये 26वीं आइनी तरमीम जो उस पर भी बात करेंगे, मगर थोड़ी सी बात पहले हम आपसे ज़रा सेंस लेना चाहेंगे कि ये जो मुज़ाकरात का अमल जारी है, आप समझते हैं ये फ्रूटफुल होगा? कोई प्रेशर गवर्नमेंट पर है, गवर्नमेंट टाइम गेन कर रही है, या जो मुतालबात PTI के हैं वो तो मानने वाले ही नहीं हैं? तो ये क्या एक इज़ इट एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी? जनाब इमरान वसीम साहब। मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंची। इमरान साहब, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के साथ, क्या इससे कुछ निकलेगा? क्योंकि अफवाहें तो बहुत ज़्यादा हैं और अफवाहें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 1.5 माह में रिहा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है मुज़ाकरात का नतीजा कुछ निकलने वाला है? अपना मियाँ शाहिद साहब जो आपने सवाल किया, गालिबन यही सवाल काजी साहब कर रहे थे, मुझे थोड़ी सी सेंस तो आ गई थी। मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू तो हुआ है, लेकिन उस मुज़ाकरात के प्रोसेस पे मियाँ साहब अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एक क्वेश्चन कर रही है
अब मुज़ाकरात कामयाब होना या कामयाब ना होना ये एक बात का इशू रह जाता है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद ही इस मुज़ाकरात के हवाले से ये बयानात दाग रही हो कि हमें मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ करने नहीं चाहिए, हमें तो मुज़ाकरात उन लोगों के साथ करने चाहिए जिनके पास अख्तियार भी हो। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बयान दे रही हो कि हम तो मुज़ाकरात मजबूरी से कर रहे हैं, और जब इमरान खान आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करते हैं और मुलाकात में बानी पीटीआई ये कहते हैं कि मैं सिविल नाफरमानी की जो कॉल है इसको वापस नहीं लूंगा, तो क्या जब हुकूमत की गर्दन पे एक सिविल नाफरमानी की आप तलवार लटका के रखेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब होने के कितने इम्कानात मौजूद होंगे? यहाँ पर तो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एंगेज करना चाह रही थी, मुज़ाकरात के टेबल पे लाना चाह रही थी, दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी टाइम गेन करना चाहती है, वक्त हासिल करना चाहती है। शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बानी पीटीआई इमरान खान को 20 दिसंबर का इंतजार है। 20 दिसंबर तक का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद वक्त इसलिए गुजारना चाहती है कि साबिक जो डीजी ISI हैं उनके खिलाफ जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया है, उनके खिलाफ जो 9 मई के इशू की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहीं ना कहीं ये खदशा मौजूद है पीटीआई में कि कहीं इमरान खान साहब को भी इस 9 मई के इशू में जो जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी चल रही है, इस इंक्वायरी में न लपेट लिया जाए। तो आप देखें कि जब मुज़ाकरात का जो पहला सेशन हुआ है उसमें जो पीटीआई के लोग गए हैं, जिसमें असद कैसर साहब थे, जिसमें उनके साथ हामिद रजा साहब थे, जिसमें अपना राजा नासिर अब्बास साहब थे, उन्होंने क्या बात की? उसमें उन्होंने ये भी बात की कि इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को रोकें, इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो कैसे ये मुज़ाकरात जो हैं वो फ्रूटफुल हो सकते हैं जब पाकिस्तान लेकिन इमरान साहब इसमें तो लग रहा है कि जैसे ऐसे लग रहा है कि पीटीआई ने तमाम मुतालबात बाकी तो पसे पुष्ट डाल दिए हैं। एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो आज आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि 1.5 माह में इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे, सितारे जो है वो बैठ गए हैं, सितारे मिल रहे हैं। तो आपको कुछ समझ आ रही है कि इमरान खान वाकईतन जो है वो इस तरफ मामला जा रहे हैं रिहाई की तरफ, या ये जो है वो अफवाहें हैं? देखिए, ये पेश गोइयां आप इनको कह सकते हैं, एंटीसिपेशन कह सकते हैं, और ये पहले भी की गई थी। इससे पहले भी आप देखेंगे जब 5 अगस्त 2023 को बानी पीटीआई गिरफ्तार हुए थे तोशा खाना के केस में, तब से अगर आप काउंट करना शुरू करें तो आप अपनी गिनती भुला बैठेंगे, लेकिन बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सके। अगर किसी मौके के ऊपर ऐसे हालात पैदा भी हुए, कोई नया मुकदमा सामने आ जाता है, किसी नए मुकदमे में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हो जाती है, अब भी यही हालात हैं। अब भी बजाय जब तक इमरान साहब 9 मई का इशू है, इमरान साहब इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान साहब यानी बिल्कुल ठीक आपने ठीक कहा कि यार कोई और पर्चा सामने आ जाता है। जब और पर्चा सामने आ जाता है तो वो सिविल नाफरमानी की बात फिर वो क्यों ना करें? यानी इधर से तो पर्चा आए तो उधर से फूल तो पेश नहीं होंगे। मतलब टिट फॉर टैट हो रहा है ना कि भाई अगर किसी से जमानत होती है तो 5 पर्चे और हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ना उधर से कोई सिंसेरिटी है, ना उनके पल्ले कुछ इनको देने को है, और इनको भी पता है कि इनके पल्ले हमें देने को कुछ नहीं है। क्या क्या कहेंगे? सादिक काजी साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 फरीक हैं। एक ऐसा फरीक भी है जिस पे हम बात नहीं करते, जो आपको मुज़ाकरात में नजर नहीं आता। गोके राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो मुज़ाकरात हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शुरू किए हैं, उसमें उन्होंने एक पॉसिबिलिटी की बात की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मशवरा किया होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ भी मशवरा किया होगा। लेकिन एक चीज जो फैक्चुअली हम देख रहे हैं, इन मुज़ाकरात की कामयाबी का अगर इम्कान मौजूद है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इन मुज़ाकरात के प्रोसेस में नेक नियति के साथ शामिल होना होगा। दूसरा ये है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान पैदा होता है, कोई विंडो ओपन भी होती है, नया मुकदमा आ जाता है, वो मुकदमा कहां से आता है? उसमें इमरान खान, उस मुकदमे के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कैसे डलती है, किन हालात में डलती है, किसके हुक्म पे डलती है, हमें भी पता है। उसमें हुकूमत का हाथ है, हुकूमत का हाथ नहीं है, इस पे हम क्या डिबेट करें। लेकिन हुकूमत अगर मुज़ाकरात करने के लिए गई है, मुतालबात हैं मुज़ाकरात के, इसमें एक बड़ा मुतालबा जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का भी है। टाइम थोड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पर भी बात कर ली जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? 8 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के
8 सदूर जो हैं वो पटिशनर बन चुके हैं। क्या ये केस जो है वो आईनी बेंच सुनेगा या मंसूर अली शाह जज साहब जो कहते हैं कि वो को फुल कोर्ट सुने वहां पर जाएगा? इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? डायरेक्टली आपके मियां शाह साहब आपके सवाल पे आने से पहले इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता इमरान खान साहब ने खुद निकालना है। शायद आवाज़ मेरे ख्याल में फ्रीज़ हुई है। इमरान वसीम साहब को अहम बात हमें बताने लगे थे, अगर उनको मेरी आवाज़ आ रही हो, मगर सवाल ये है कि फिर अगर एक जी हाँ जी जारी रखिए। 20वीं आईनी तरमीम का जो आपने सवाल पूछा, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हो चुकी हैं, हो चुका है। चीफ जस्टिस सीआईए जो हैं, मेरे ख्याल में हमारी आवाज़ का कोई इशू आ रहा है मियाँ साहब, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे सही तरीके से इमरान वसीम साहब को। लेकिन सवाल ये है कि ये मियाँ साहब आपसे ही हम इसका टेक ले लेते हैं जब तक वसीम भाई से हमारा रब्ता नहीं होता। तो जो वो कह रहे हैं जी इमरान साहब ये फरमाइए कि ये जो मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि फुल कोर्ट सुने, और दूसरी तरफ एक 26वीं तरमीम भी मौजूद है, तो एक ये वजह नज़ा तो है, और फिर 26वीं तरमीम के नतीजे में जो बेंच बना है और उसी के खिलाफ वो बेंच सुनेगा। लेकिन एक चीज जो काजी साहब ऑब्वियस है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो 3 रुकनी पैनल गया था कि इन 3 जजेस के पैनल में से एक चीफ जस्टिस का अख्तियार का इंतखाब किया जाए, उसमें याह्या फरीदी साहब का नाम जो है वो सिलेक्ट किया गया। याह्या फरीदी साहब जो है वो नए चीफ जस्टिस के लिए नामजद हुए, उन्होंने हल्फ पे उठा लिया, तो उस पैनल में से एक तो बेनिफिशरी हो गए, याह्या फरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 2 मुतासरा फरीक हैं जिसमें एक मुनीब अख्तर साहब का नाम का इंतखाब नहीं हुआ, याह्या फरीदी साहब के नाम का इंतखाब नहीं हुआ। तो मंसूर अली शाह साहब बेशक ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं, वैसे 8 से ज्यादा दरखास्तें हो चुकी हैं, आज भी एक दरखास्त सुनने तहत कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। तो सवाल तो ये बड़ा वैलिड नजर आता है कि जिन जजेस का पैनल गया था वो तो फुल कोर्ट में नहीं आ सकते। अगर वो फुल कोर्ट में शामिल हो भी जाएं तो सबसे पहला एतराज उन्हीं पे आएगा कि आप तीनों तो रिक्यूज कर जाएं, आप तीनों तो सुन नहीं सकते। उसके बाद कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये भी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर नहीं सुनता तो अगर 3 जजेस आप पहले वाले जजेस वाले निकाल लें, चीफ जस्टिस के पैनल वाले, तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें। या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं सुनना है ना, अब आर्टिकल 184(3) की जो दरखास्तें हैं वो तो जानी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इन जजेस को निकालेंगे और जजेस को शामिल करेंगे, लेकिन वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही। आइन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक ही जब तक वो मौजूद है, जब तक वो कलअदम करार नहीं पाती, ये 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें, चाहे हम सवाल ये रेज करते रहें कि ये बेंच 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में बना है, ये दरखास्तें इसी बेंच ने सुननी है। चाहे फुल कोर्ट बन जाए, चाहे 7 रुकनी बेंच हो, चाहे 10 रुकनी बेंच हो, सुनना उसी साइड ने है। बल्कि एक जुडिशियल कमीशन के इजलास में इसमें बात भी हुई। उस फैसले का क्या बनेगा जो 31 अक्टूबर को 2 रुकनी कमेटी ने किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने, कि एक फुल कोड बनाया जाए, और उससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आया था वो तो मौजूद है उस वक्त तक फैसला अभी तक, तो उसके तहत फुल कोड बनना चाहिए या नहीं? वो तो इंतजामी फैसला है ना मियां साहब, इंतजामी फैसला है, और इंतजामी फैसला उस कमेटी की तरफ से किया गया है जिसके पास ये फैसला करने का अख्तियार ही नहीं था। ये फैसला तो उस कमेटी ने करना था जिसको हेड करते हैं जैसे समीनुद्दीन खान कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें कब समाअत के लिए फिक्स होंगी, कितने रुकनी बेंच बनेगा। अगर मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इंतजामी साइड पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला के 26वीं आईनी तरमीम को सुनने का फैसला करेंगे, तो वो इंतजामी तौर पे भी इनवैलिड फैसला होगा, वो कानूनी तौर पे भी इनवैलिड फैसला होगा, वो आईनी तौर पे भी इनवैलिड फैसला होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 26वीं आईनी तरमीम जब तक नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह भी अग्रीव्ड हो गए, उसके बाद जो दूसरे फाजिल जज हैं मुनीब अख्तर साहब भी वो भी हो गए, तो वो एग्रीव्ड हैं, बाकी जो हैं वो ज़ाहिर है बेनिफिशरी हैं, तो फिर क्या करें, अल्लाह की अदालत में ले जाएं? तो सिर्फ याह्या फरीदी साहब हैं,
याया फरीदी साहब बेनिफिशरी हैं, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है वो तो 26वीं आईनी तरमीम के कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में बना है, उसमें बेनिफिशियरी वाली तो कोई बात नहीं। नहीं मनसब ये अगर किसी को मिला है तो वो याया फरीदी साहब को मिला है। नहीं, याया मनसब से फरीदी अगर कोई जज महरूम हुए हैं तो वो मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब महरूम हुए हैं। नहीं, याया फरीदी साहब भी तो उसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बने हैं ना, जिस आईनी तरमीम के नतीजे में अमीनुद्दीन साहब बने हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी, मैंने यही कहा कि बेनिफिशियरी अगर हैं तो याया फरीदी साहब हैं, मुतासरा अगर हैं तो मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, और दूसरी तरफ बेनिफिशरी जो हैं वो अमीनुद्दीन साहब भी हैं, जूनियर जज। कॉन्सिक्वेंस है 26वीं आईनी तरमीम का। मैं यही तो कह रहा हूं ना, बेनिफिशियरी नहीं कह सकते उसे, आप 26वीं आईनी तरमीम का कॉन्सिक्वेंस कहेंगे। नहीं तो कॉन्सिक्वेंस तो फिर याया अफरीदी साहब भी हैं, और कॉन्सिक्वेंस तो उसका जो है फिर वो मंसूर अली शाह साहब भी हैं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। ये क्या कानून की एक पेचीदगी और मोशगाफियाँ हैं, और इनके मकासद भी बड़े माशाल्लाह मस्बत और पॉजिटिव होते हैं, और अवाम उसको समझते भी हैं। एक प्रोग्राम का ख़ात्मा, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।